नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। आदिवासी किसानों के उन्नयन के लिए ट्राइबल सब प्लान योजना। मांडर के 4 प्रखंडों में किसान मेले का आयोजन। सूकरों को एरिसिपेलस रोग से बचाने में कारगर है एंटीसीरम दवा। अब समाचार विस्तार से। साहिबगंज जिले के आदिवासी किसानों के उत्थान के लिए ट्राइबल सब प्लान योजना चलाई जा रही है। यह योजना इस वर्ष के अगले 3 सालों तक लागू है, जिसमें 1250 अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत मसाला फसलों की खेती और उसके मूल्य संवर्धन पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही बाजार की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में एक प्रसंस्करण यंत्र लगाया जाएगा, जिसे चलाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। भविष्य में यह यंत्र इस योजना के तहत बेहतर काम करने वाले किसान समूह को प्रदान कर दिया जाएगा। पिछले दिनों मांडर के फॉरेस्ट मैदान में किसान मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों में किसानों द्वारा सब्जी, फल, अन्य कृषि उत्पादों सहित पशु पक्षियों और हस्तनिर्मित सामानों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस अवसर पर मांडर के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। मौके पर उत्कृष्ट उत्पादन और बेहतर कार्य के लिए उपस्थित अतिथियों द्वारा किसानों को पुरस्कृत किया गया। एरिसिपेलस सूकरों को होने वाला एक संक्रामक रोग है। इस रोग के तीव्र प्रकोप से सूकरों की अचानक मौत भी हो सकती है। पेनिसिलिन का प्रयोग इस रोग के निदान में सहायक है। इसके अलावा एंटीसीरम 30 से 100 सीसी तक दिया जा सकता है। एरिसिपेलस सूकरों में होने वाला एक संक्रामक रोग है। इस रोग के खास लक्षणों में तेज बुखार, खाल पर छाले पड़ना, कान लाल होना और दस्त होना है। रोगी सूकर को निमोनिया का खतरा बना देता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए रोगग्रस्त सूकर को झुंड से अलग करके उनके लिए स्वच्छ आवास और खान पान की व्यवस्था करनी चाहिए। निरोग सूकरों को अनिवार्य रूप से रोगरोधी टीका लगवाना चाहिए। पेनिसिलिन का व्यवहार रोग निदान में सहायक होता है या फिर एंटीसीरम 30 से 100 सीसी तक दिया जा सकता है। किसान अभी गर्मा खेती के लिए मूंग भी लगा सकते हैं। मूंग से बेहतर उपज पाने के लिए मूंग के उन्नत प्रभेद पूसा विशाल और SML 668 लगाए। ये झारखंड की मिट्टी और मौसम के अनुकूल है और अधिक उपज भी देती है। दलहनी फसलों में मूंग दाल का प्रमुख स्थान है। बाजार में सालों भर इसकी अच्छी मांग रहती है। इसकी ऊंची कीमत किसानों को अच्छा मुनाफा दिला सकता है। अभी मूंग की गर्मा खेती का समय है। राज्य के किसान इससे बेहतर उपज लेने के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित प्रभेदों का ही चयन करें। मूंग को जल जमाव की समस्या रहती है, तो अभी गर्मा के मौसम में जल जमाव की कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन आप ध्यान देंगे कि खेत जो है वो अम्लीयता कितनी है खेत की, इसका मूंग की खेती के लिए आप ध्यान देंगे। जो गर्मा के लिए उन्नत प्रभेद है, जैसे आप पूसा विशाल लगा सकते हैं, आप SML 668 लगा सकते हैं। और इस मौसम में हम लोग मूंग की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। साथ ही अभी हमारा खेत जो है उसमें मूंग लगा देंगे तो खरीफ के लिए जो है वो थोड़ा मजबूत हो जाएगा। प्रोट्रे उस कृषि उपकरण का नाम है जो पौधशाला में बिचड़े लगाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पुष्ट बिचड़ा तैयार होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि किसान जब चाहे अपने इच्छा अनुसार जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं। खुले खेतों के बनस्पत अगर प्रो ट्रे में हाइब्रिड बीजों का बिचड़ा लगाया जाता है तो उसका विकास भी सही होता है और उपज भी अच्छी होती है। इस दृष्टिकोण से प्रो ट्रे नर्सरी के लिए बहुत उपयोगी साधन है। इसमें कई छोटे छोटे बीज लगाने लायक छेद होते हैं। पौधा समेत इसे उठाकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये अलग अलग आकारों में आता है। छोटे में 40 से 50 और बड़ा प्रो ट्रे में
95 से 100 पौधे लगाए जा सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15.9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपये से 2000 रुपये, चावल मध्यम 2100 रुपये से 2250 रुपये, चावल उत्तम 2300 रुपये से 2550 रुपये, गेहूँ 1600 रुपये से 1650 रुपये, चना 4800 रुपये से 5100 रुपये, दाल अरहर 6700 रुपये से 7000 रुपये, दाल मसूर 4200 रुपये से 4500 रुपये, दाल चना 5800 रुपये से 6000 रुपये, सरसों तेल 9950 रुपये से 10050 रुपये, चीनी 3350 रुपये से 3450 रुपये, आलू 550 रुपये से 675 रुपये और प्याज 1500 रुपये से 1600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, गर्मी दस्तक देने लगी है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो लतेदार सब्जी लगा चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान भाई भी हैं जो लतेदार सब्जियां अभी लगा नहीं पाए हैं। अगर लगा नहीं पाए हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। किसान भाइयों, आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है लतेदार सब्जियों की सामयिक खेती। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हार्प प्लांटो के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जोहार किसान भाइयों। किसान भाइयों, अगर आप लतेदार सब्जियों की सामयिक खेती के बारे कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर पर सीधे बातचीत कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। तो नोट कीजिए हमारा फ़ोन नंबर। हमारा फ़ोन नंबर है
651228607। तो किसान भाइयों, फोन मिलाइए और विशेषज्ञ से किसी भी तरह की लतेदार सब्जियों के संबंध में जानकारी चाहिए तो बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, किसान भाई हमसे जुड़े उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि किसान भाई इन दिनों जो लतेदार सब्जियों की खेती करेंगे, कौन कौन सी ऐसी लतेदार सब्जियां होंगी जिसकी या तो वो खेती कर रहे हैं या फिर लगा सकते हैं? देखिए, हमारे झारखंड प्रदेश में तो किसान भाई पूरे वर्ष लतर वाली सब्जियों की खेती करते ही हैं। खासतौर से इनको गर्मा सब्जी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व और ऐसे विटामिन और मिनरल्स होते हैं कि जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो जो किसान भाई के आगाज खेती किए होंगे वो तो ऑलरेडी उनकी फसल बाजार में अभी आना शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ किसान भाई आगाज खेती नहीं कर पाए, तभी एकदम सही समय है इन गर्मा सब्जियों के लगाने का। और अभी किसान भाई खेत की तैयारी करके जो प्रमुख सब्जियां इन समूह की, इसमें खीरा हुआ, नेनुआ हुआ, झिंगी हुआ, करेला हुआ, कुम्हड़ा हुआ, लौकी हुआ, इन सब की खेती किसान भाई अभी भी बुआई कर सकते हैं और निश्चित रूप से अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे। तो जितनी भी सब्जियां हैं, लतेदार सब्जियां हैं, उनकी जो खेती करना चाहते हैं किसान भाई, तो इस वक्त चूंकि आपने कही कि गर्मी का मौसम हो रहा है, तो भूमि का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देखिए, इन जिनमें गर्मा सब्जी या लतेदार सब्जी या कद्दू वर्गीय सब्जी, 3 नामों से इनको जाना जाता है, इनके लिए ऐसी भूमि का चुनाव करना चाहिए जो बलुई दोमट मिट्टी हो और ख़ासतौर से उसमें पानी का भराव भी ना हो, क्योंकि जल निकास की भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी लगने से फसल बर्बाद हो जाती है और बहुत सारे कीड़े मकोड़े और खरपतवार अनावश्यक अधिक नमी की वजह से निकलते हैं। तो पानी के निकास की भी व्यवस्था होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ साथ जीवांश युक्त खाद, जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर के नाम से भी अंग्रेजी में बोलते हैं, जीवांश युक्त खाद प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। इसके लिए किसान भाइयों को चाहे वो केचुआ की खाद का प्रयोग करें या गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करें, दोनों में से किसी का प्रयोग करके अपने भूमि के जीवांश को बढ़ा सकते हैं। ये तो बात हो गई भूमि के चुनाव की, लेकिन बहुत सारी सब्जियां होती हैं, उनके लिए भूमि के चुनाव के बाद फिर होता है कि भूमि की तैयारी कैसे करें, यानी कि उसमें खाद और उर्वरक की मात्रा, जो जैसा कि आपने थोड़ा सा बताया भी, तो फिर उसमें और क्या क्या खास बातें? देखिए, किसी भी सब्जी उत्पादन में खाद एवं उर्वरक का अपना एक बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि बिना उचित खाद एवं उर्वरक के पौधे की बढ़वार अच्छी नहीं होती और उत्पादन भी अच्छा नहीं मिलता है। उसी तरह से जो हमारी कद्दू परिवार की अलतर वाली सब्जियां हैं, इनमें हम लोग 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और करीब 80 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में देते हैं। इनकी सब्जियों में बुआई चूँकि लाइन में की जाती है और गड्ढे भी बनाने पड़ते हैं। जो हमारे रासायनिक उर्वरक मुख्य पोषक तत्व हैं, उनको हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास से देते हैं। उनकी मात्रा मैंने बता दिया कि नाइट्रोजन को 80 से 120 किलोग्राम, फास्फोरस को 60 से 80 और पोटास को 80 किलोग्राम तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। साथ साथ जो हमारे गोबर की खाद है, इसका हम लोग 20 से 25 टन, करीब 2 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से, 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल आता है, 1 हेक्टेयर के लिए करीब 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद की भी संस्तुति हम लोग करते हैं। कि गोबर की खाद देने से बहुत सारे जो हमारे रासायनिक उर्वरक हैं उनका सही प्रयोग पौधों को कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारी बेल वाली सब्जियां, उनकी जड़ें बहुत गहरी नहीं जाती हैं, इसलिए अच्छे खाद प्रयोग करने से जो तत्व हैं इनका सही प्रयोग पौधा कर पाता है। एक किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो जी, नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या प्रश्न है? कौन बोल रहे हैं आप? जी, मेरा प्रश्न है कि गोभी मतलब कीड़ा लग रहा है, उसको मैं कैसे बचाऊंगा? अच्छा, देखिए, गोभी में अगर फूल गोभी में आपके कीड़ा लग रहा है तो उसके रोकथाम के हमले मोनोसिल या मोनोक्रोटोफास दवा हम लोग बहुत ही अच्छी दवा है। इसका 1.5 से 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो जो चाहे आपका पत्ता गोभी का जो कीड़ा है या फूल गोभी में जो कीड़ा आ रहा है, दोनों का नियंत्रण अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं। और किसान भाई, उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हम बात किए उर्वरकों की, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है जब हम प्रभेदों का चुनाव करते हैं किसी भी खेती के लिए। बिल्कुल। तो जब लतेदार
फलदार सब्जियों के प्रभेदों का हम चुनाव करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, कौन कौन सी सावधानियां हम? देखिए, जो भी हमारी किस्में हैं, किस्मों का योगदान किसी भी सब्जी उत्पादन या कोई भी खेती किसान भाई करते आधे की हिस्सेदारी तो रहती ही है। प्राय देखा जाता है किसान भाइयों को अच्छे, हम किस्मों की बात करेंगे, किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम प्रभेदों की बात। देखिए, प्रभेदों में अगर हम जैसे हमारे जो बागवानी अनुसंधान केंद्र प्लांडू रांची में है, वहाँ भी हम लोग सब्जियों की बहुत सारी उन्नत से किस्मों का विकास किया है। उसमें बेल वाली सब्जियों में जैसे हम खीरे की अगर बात करते हैं तो हम लोगों की सामान्य किस्म है खीरे में वो स्वर्ण पूर्णा और बहुत ही अच्छी किस्म है, और स्वर्ण अगेती और स्वर्ण शीतल 3 किस्मों का विकास हम लोगों ने किया है। और इसका बीज किसान भाई हमारे यहाँ से प्राप्त भी कर सकते हैं और बहुत सारे किसान भाई हमारे यहाँ से बीज ले भी गए हैं इस मौसम में लगाने के लिए। इसी तरह से झिंगी की बात करेंगे तो स्वर्ण मंजरी और स्वर्ण उपहार 2 बहुत ही उन्नत प्रभेद हमारे यहाँ से निकले हैं। नेनुआ की बात अगर हम करते हैं तो स्वर्ण प्रभा एक किस्म हम लोगों ने निकाला है, नेनुआ में बहुत अच्छा है। करेले में अर्का हरित एक किस्म है जिसका कि बीज हमारे अनुसंधान केंद्र पे बन रहा है, वहाँ से किसान भाई अर्का हरित का बीज भी ले सकते हैं। तरबूज में अर्का मानिक का बीज अच्छे, बहुत ही अच्छी किस्म है तरबूज की। और किस्मों के बारे में और बात करेंगे, एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, आप बताइए क्या प्रश्न? गोभी लगाना सर, हम गोभी लगाना है, कौन सा गोभी लगाएंगे जो ठीक रहेगा सर? और झिंगी लगाना है सर, कौन सा झिंगी लगाए तो ठीक रहेगा? बिल्कुल, इसी पर हम बात भी कर रहे थे। बोदी की बात कर रहे हैं, बोदी और झिंगी के बीजों के बारे में। झिंगी की तो मैंने किस्म अभी बताया, स्वर्ण मंजर और सुपहार बहुत ही अच्छी किस्में हैं। बोदी में अभी हमारे यहाँ से बहुत ही अच्छी किस्म बोदी की भी हम लोगों ने विकास किया है। इसमें हमारे उसका बीज भी किसान भाई हमारे केंद्र से आकर के ले सकते हैं। स्वर्ण हरिता और स्वर्ण श्वेता 2 किस्में बोदी की बहुत ही अच्छी हैं, लतर वाली हैं, इनका बीज उपलब्ध है। अगर अभी आप हमारे केंद्र पे आएंगे तो आपको निश्चित रूप से बोदी का भी बीज मिलेगा और जो हमारे गर्मी वाली सब्जियों हैं इनका भी बीज बहुत सारे किसान भाई अभी भी ले जा रहे हैं। तो ये तो झिंगी की बात मैंने की। इसके कद्दू में भी हम लोगों ने एक स्वर्ण अमृत करके एक किस्म कद्दू की भी हम लोगों ने विकसित किया है और इसका वज़न करीब 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम के बीच ही फल का वज़न होता है। और आजकल कद्दू काट के किसान भाई नहीं खरीदना चाहते हैं, कुम्हड़ा नाम से भी जाना जाता है। तो 1.5 से 2 किलो का एक औसत वज़न का फल है और किसान भाई एक परिवार के लिए पूरे फल को खरीद भी सकते हैं। बाज़ार में इसका भाव भी अच्छा मिलता है, तो इसका भी बीज कद्दू का भी हमारे यहाँ से ले सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो हमारी बेल वाली किस्में हैं इसकी किसान भाई इनका बीज हमारे यहाँ से आकर के ले सकते हैं। लौकी की खेती जो कर रहे हैं उनको अर्का बहार एक बड़ी अच्छी किस्म है, वो भी हमारे यहाँ से किसान भाई ले जा करके लौकी की खेती भी कर सकते हैं। ये तो बात हो गई किस्मों की। जी जी। जब हम लगाते हैं तो निश्चित रूप से कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं, तो लगाने की जो विधि होगी वो क्या होगी? बुआई का जो तरीका होगा वो क्या होगा? बेल वाली सब्जियों में गर्मी के मौसम में तो किसान भाई खेत पे ही फैलने देते हैं, तो हम लोग लाइन से लाइन की दूरी करीब 1.5 से 2 मीटर की सलाह देते हैं किसान भाइयों को रखने की। और गड्ढे में इनकी बीज की बुआई की जाती है और एक थाले से दूसरे थाले की दूरी करीब 50-60 सेंटीमीटर 1 मीटर भी किसान भाई रख सकते हैं। एक थाले में क्या ध्यान देना है कि 7 से 6-7 बीज की बुआई को हम लोग कहते हैं, उसको बुआई करें किसान भाई, लेकिन प्रति थाले में हम लोग 2 पौधे को लेके आगे चलना होता है। ज़्यादा पौधों के उसमें रखने से अंकुरण के कई बार कम होता है, इसलिए 5-6 बीज को बुआई की संस्कृति करते हैं, लेकिन 2 पौधे ही उसमें रखना है एक थाले में। इस तरह रखने से जो है उपज भी अच्छी मिलेगी और फल भी अच्छे लगते हैं। तो ये तो हमारी बुआई की विधि हमने बताया आपको। और वो बुआई करने के बाद फिर जब वो बढ़ने लगता है पौधा, जो उसकी जो बढ़वार होती है, उन दिनों कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, जितने भी बेल वाली सब्जियां हैं इनमें जैसे ही बीज का अंकुरण होता है एक लाल रंग का कीड़ा पत्ती को खा जाता है, तो वो सबसे नाजुक अवस्था उस समय होती है। 2 से 3 लीफ पत्ती वाली अवस्था पर जैसे ही पौधा पहुंचता है, जो कद्दू का लाल कीड़ा है वो उस पौधे को पूरा नष्ट कर देता है। तो उसकी रोकथाम के लिए हम लोग चाहे वो छिड़काव दवा का छिड़काव हम लोगों ने मोनोकोटोफास दवा देखा बहुत अच्छी है, मोनोसिल नुआन या नुआक्रान जो भी मिले किसान भाई 1.5 से 2 मीटर की दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो जो लाल कीड़ा है इसका नियंत्रण अच्छे ढंग से हो जाएगा। लगाने के करीब 40 से 50 दिन में जितने भी बेल वाली सब्जियां हैं, चाहे वो नेनुआ हो, झिंगी हो, करेला हो, कुम्हड़ा हो, सब में फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं। और उसके बाद गर्मी के मौसम में चूँकि सिंचाई का अवस्था बहुत ही, इसलिए नाली में ही पानी देंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल।
एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? हम नया सरा से बोल रहे हैं। कौन बोल रहे थे? दीपक। दीपक जी, बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? तो टेंगी लगाए ना, उसमें काला कलर लागी बोलते हैं इसको, वही हो गया। अच्छा अच्छा, तो क्या करना चाहिए? सेम लगा हाँ, सेम लगाए हैं आप। हाँ, सेम अच्छा। एक दलहनी सब्जियों की में बहुत ही अच्छी सब्जी सेमी। इसमें कीड़े की ज़्यादातर एक माहू टाइप में पूरे पत्ती को चढ़ जाता है। कीड़े का रोकथाम के लिए हम लोग एक डेसिस नाम की दवा आ रही है, डेसिस का छिड़काव अगर आप में करेंगे तो जो कीड़ा आपके आता है, जो जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो भी नियंत्रण होगा, साथ साथ दूसरे भी कीड़े मकोड़ों का नियंत्रण होगा। और 1 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के इसका छिड़काव करेंगे तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े अपने आप स्वतः समाप्त हो बिल्कुल जाएंगे। दीपक जी, आप इसे अपनाएं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। हम बात कर रहे थे सिंचाई की, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम होता है और गर्मी के मौसम में दिक्कत होती है पानी की। तो सिंचाई का प्रबंधन किस तरह किसान भाई लतेदार सब्जी? आजकल तो देखिए टपकन सिंचाई विधि हमारे प्रदेश में काफी अच्छे ढंग से, बहुत सारे किसान भाई हमने देखा है कि उसको अपनाया, फैल भी रही है। बहुत सारी उस पर छूट करीब बहुत सारी योजनाओं पे हमको लगता है 90% तक भी छूट किसान भाई को दी जा रही है। और हमारे झारखंड ऐसे प्रदेश में जहाँ के पानी की दिक्कत है, सिंचाई के साधन उतने ज़्यादा नहीं है, तो हम तो टपकन सिंचाई विधि का प्रयोग करने की सलाह किसान भाइयों को देंगे। अगर आप किसान भाई मेरी बात को सुन रहे होंगे तो हमारे जो प्लांडू रामपुर बाजार के बगल अनुसंधान केंद्र है, हम लोग पूरे फार्म पे टपकन सिंचाई विधि द्वारा ही खेती इस समय कर रहे हैं। वहाँ आके देख के आप सीख सकते हैं। अगर किसी किसान भाइयों के पास टपकन सिंचाई विधि की व्यवस्था इस वर्ष नहीं है तो नाली में वो पानी दें। नाली में पानी देने से क्या होगा कि पूरे खेत में पानी नहीं फैलेगा। और थाला भी जो बनाए वो नाली के अंदर ही बनाएं, क्योंकि पानी कम पानी में ज़्यादा थालों की सिंचाई हो जाएगी। क्योंकि अगर पूरे खेत में किसान भाई जब पानी फैलाते हैं तो पानी का बर्बादी बहुत ज़्यादा होता है और उससे खरपतवार बहुत निकलते हैं, कीड़े मकोड़े और बीमारियां इतनी आ जाती हैं कि शुरू में भी पूरा पौधा हमारा मर जाता है। इसलिए पानी नाली में ही देंगे और तभी अच्छा उत्पादन और लाभ किसान भाइयों को मिलेगा। हेलो जी, कृषि कार्यक्रम में स्वागत है आपका। क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न है कि खीरा की खेती करना चाहते हैं, इसमें अच्छी नस्लों का, अच्छी किस्मों का, अच्छा जो ज्यादा पानी न देना पड़े। खीरा की खेती करना चाहते हैं किसान भाई। बहुत ही अच्छी बात है ना। खीरा एकदम निश्चित रूप से आप खेती करिए। और खीरा ही एक ऐसी सब्जी की फसल है जिसको हम लोग बाहर भी खेती कर सकते हैं और प्लास्टिक के घर में भी खेती के लिए इसका हम लोग अनुमोदन संस्तुति की गई है, राष्ट्रीय स्तर पर भी की गई है। तो अभी एकदम जितनी किस्मों को मैंने बताया, स्वर्णगेती, स्वर्णपूर्णा, स्वर्ण शीतल, कोई भी किस्म आप ले सकते हैं। और बाजार में भी बहुत सारे खीरा की किस्में निजी बीज कंपनियों की हैं, उनको भी किसान भाई लेके खेती कर सकते हैं। और लाइन से लाइन की दूरी मैंने बताया 1.5 से 2 मीटर रखना है और थाले से थाले की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रखना है। और जैसा मैंने बताया वैसे बिजाई करके अगर खेती करेंगे तो खीरा से भी बहुत ही अच्छा फायदा इस वर्ष गर्मी में कमा सकते हैं। तो जो थाले में कभी कभी कुछ खरपतवार निकल आते हैं अगल बगल में, तो क्या उसके लिए भी कुछ खास? आजकल हम लोगों ने हमारे अपने फार्म पे भी हम लोगों ने किया है। प्लास्टिक की मल्च आ रही है और आजकल तो ऐसे भी मल्च आ रही है जो कि ज़मीन में मिट्टी में वो सड़ भी जाती है, बायोडिग्रेडेबल मल्च के नाम से जाना जाता है। तो मल्चिंग से क्या होगा कि खरपतवार काफ़ी नियंत्रण हो जाता है। अगर किसी कारणवश तापक्रम कम भी हो गया तो उससे बीज तो पौधे की बढ़वार में फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गर्मा सब्जियों की बढ़वार के लिए कम से कम 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक का औसत तापमान होना बहुत ही ज़रूरी है। इससे कम तापमान पे एक तो पौधे की बढ़वार भी अच्छी नहीं होती है और बीज का अंकुरण भी प्रभावित होता है। तो अभी तो तापक्रम आ गया है, कोई प्लास्टिक मल्च बिछाकर बुआई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर किसान भाई प्लास्टिक मल्च का प्रयोग करेंगे तो उसमें पौधा स्वस्थ रहेगा और खरपतवार नियंत्रण स्वतः ही हो जाता है। बेल वाली सब्जियों में डॉक्टर साहब अमूमन हम जो देखते हैं कि सब्जियां, पौधे जब बड़े होने लगते हैं उसके बाद जब फल लगने लगते हैं तो कई बार उसमें सड़न होने लगता है, कहीं छू जाता है। तो क्या ऊपर जो व्यवस्था होती है? देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि जो बेल वाली सब्जियां हैं इनमें सिंचाई केवल हम लोग नाली में ही करें। जब पूरे खेत में पानी फैलाते हैं उस समय समस्या ज़्यादा आती है। इसलिए पानी को जो दुरुपयोग को रोकें किसान भाई और उसमें सिंचाई करेंगे थाले के अंदर, तो निश्चित रूप से जो सड़न वाली समस्या आप करें ये आएगी ही नहीं। एक फोन ले लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो हेलो हेलो
जी नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? जी क्या प्रश्न है आपका? जी भिंडी में जो हरा हरा कलर का जो कीट लगता है उससे क्या करें जो नहीं लगे? देखिए, भिंडी में हरे रंग का कीट जो कि फल वेदक कीट के नाम से भी जाना जाता है, पत्ती को पूरे फल को नुकसान करता है। उसकी रोकथाम के लिए नुआन एक दवा आती है, या मोनोकोटोफास, मोनोसिल, जो भी दवा मिले, ये ऐसे कीटनाशक नाम है जो कि किसी भी फसल में किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। और लेकिन ध्यान क्या रखना है कि तो फूल आते समय ही इसका छिड़काव करना है, कि जब फल लग जाएगा और कीट अंदर चला जाता है तब उसका नियंत्रण कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जब भी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किसान भाई करें तो कम से कम 7 से 8 दिन के अंतराल पे ही फल की तुड़ाई करें, नहीं तो बहुत से सारे जो नुकसानदायक प्रभाव उस कीट के जो दवा के हैं, कीटनाशक दवा के हैं, वो आदमी को नुकसान करते हैं, जो कि उस फल को खाता है। इसलिए तुड़ाई और दवा छिड़काव के बीच कम से कम 7 दिन का अंतराल होना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल, तुड़ाई की बात आई तो एक बात और हम इसी क्रम में जानना चाहें कि तुड़ाई अगर किसान भाई फसलों का करना चाहते हैं तो क्या क्या सावधानियां अपनाएं? और किस वक्त हम लोग आज बेल वाली सब्जियों की बात कर रहे हैं। बेल वाली सब्जियों में फल की तुड़ाई एक निश्चित। डॉक्टर साहब, हम इस पर और बात करेंगे। एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। जी, मैं ग्राम से अंसारी बोल रहा हूँ। अंसारी जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। क्या प्रश्न है आपका? हम सीम का खेती किए हैं जिसमें कीड़ा लग गया है, पत्ता एकदम जाली की तरह हो गया है। अच्छा। तो कौन सा ऐसा दवा उसमें डालें जो कि कीड़ा मर जाए? अभी हम लोग बहुत सारे कीट नियंत्रण के बारे में ही चर्चा इसमें कर रहे हैं, और जो सामान्य कीटनाशक दवाएं जो आसानी से बाजार में उपलब्ध हैं उनमें हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। मैंने बताया अगर मोनोसिल, मोनोकोटोफास, नुआन या नुआक्रान नाम से भी आता है, चारों में से कोई भी दवा आपको मिले तो 1.5 से 2 मिलीलीटर दवा मैं बता रहा हूँ 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करें। अगर आवश्यकता पड़े तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करें, तो निश्चित रूप से कीड़े मकोड़ों की समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे तुड़ाई की, तो तुड़ाई के दौरान किसान भाई कौन सी सावधानी? प्रायः देखा जाता है किसान भाई लंबे समय तक लतर पे फल को छोड़ देते हैं, लेकिन जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तुड़ाई में हम देरी करते हैं तो अगला फल जो उस लतर पर लगना है तो वो प्रभावित होता, लग नहीं पाता। इसलिए जब भी बीज मुलायम हो, चाहे वो खीरा में बीज जब मुलायम हो, या लौकी, कद्दू जब भी छोड़ें तो जब वो खाने के लायक उसमें हो और एकदम मुलायम वाली अवस्था पे किसान भाई तोड़ेंगे तो उसका बाजार मूल्य भी ज़्यादा मिलता है। और जब ज़्यादा देर में तुड़ाई करते हैं तो एक तो उपज कम मिलेगी और बाजार भाव में उसका उचित दाम भी नहीं मिल पाएगा, तो दोनों तरफ से नुकसान किसान भाई उठाते हैं। इसलिए जैसे ही फल बहुत बड़ा ना होने पाए, बहुत कड़ा ना हो, मुलायम हो, तो तोड़ के बजाय बाजार में अगर ले जाएंगे तो अच्छा पैसा और अधिक मुनाफा किसान भाई पाएंगे अपनी फसल से। जो किसान भाई लतेदार सब्जियों की खेती कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ खास संदेश आप देना चाहेंगे इस वक्त? एक सबसे मैं बताता हूँ कि जो भी बेल वाले में जिनमें मैं बात कर रहा हूँ, इनमें ज़्यादातर एक ही नर फूल पहले निकलता है और मादा फूल बाद में आता है। जब किसान भाई किन्हीं कारणवश ज़्यादा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग कर दिए मान लीजिए, और फास्फोरस और पोटास का प्रयोग नहीं किए, तो कई बार या अधिक तापक्रम सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं या ज़्यादा पौधे की बढ़वार हो रही, तो नर फूल बहुत संख्या में निकलते हैं। इसलिए खाद्य उर्वरक का संतुलित प्रयोग इन बेल वाली या सब्जियों में, हम तो कहते हैं सभी सब्जियों में, बहुत ही आवश्यक है। और जब संतुलित उर्वरक का प्रयोग करेंगे, चाहे मुख्य पोषक तत्व मैंने बताया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तो निश्चित रूप से जो एक रेशियो अनुपात होता है नर और मादा फूल के बीच में सही अनुपात मिलेगा और फल अधिक लगेंगे। कि मादा पुष्प पे ही फल लगने हैं, शुरू में नर फूल ज़्यादा संख्या में निकलते हैं। तो इसलिए संतुलित उर्वरक का प्रयोग, उचित समय पे सिंचाई की व्यवस्था करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि पौधे का में अपना खाद और पानी का संतुलन बना रहे और अच्छे ढंग से नर और मादा फूल निकले, तभी उपज ज़्यादा मिलेगी। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अगर आप लतेदार सब्जियों की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आज डॉक्टर साहब ने जितनी भी बातें कही हैं उसका आपको लाभ मिलेगा, और आप इन तमाम बातों का ध्यान रखें और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें।
किसान भाइयों, आपने हमारा कार्यक्रम देखा, आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपसे लेते हैं विदा। जोहार, नमस्कार। जोहार।